अभी भारत, पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश भी जो अपने हथियारों पे खर्च करते हैं, जो अपने सेना पे खर्च करते हैं, वो हमें उतना नहीं करना पड़ेगा। कम से कम भारत और पाकिस्तान ने जो परमाणु हथियार बना रखे हैं एक दूसरे के लिए, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो हमारा हथियारों पे होने वाला खर्च बचेगा। हम उस पैसे को अपने देश की गरीब जनता के ऊपर खर्च कर सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को एक बार आपस में बात करके साथ बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी दुश्मनी हमारे लिए ज़्यादा महंगी पड़ रही है और अगर हम दोस्ती करेंगे तो इससे हमारे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। हेलो दोस्तों, मैं कौसर अली सैयद और आप देख रहे हैं हमारी आवाज यूट्यूब चैनल का व्यक्ति विशेष प्रोग्राम। आज हमारे साथ मैग्सेसे अवार्ड विनर डॉक्टर संदीप पांडे हैं। संदीप पांडे जमीनी मुद्दों पर हमेशा अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, जिनकी एक अवधारणा है कि साउथ एशिया में जितने भी देश आते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, यह सारे देशों का बॉर्डर यूरोपियन यूनियन की तरह जनता के लिए खोल दिए जाएं। इन देशों के लोग बिना वीजा से एक दूसरे देश में जा सकें, जिससे ज्यादातर इन देशों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। संदीप पांडे जी, आपका हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। संदीप जी, साउथ एशिया के लिए आपकी जो अवधारणा है बॉर्डरलेस कंट्रीज की, इसका क्या मतलब है, इसको विस्तार से समझाइए। देखिए, ये जो बॉर्डरलेस साउथ एशिया की एक कल्पना है वो ये है कि जैसे यूरोपियन संघ बना है, जिसमें कि आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के। पूरे यूरोप में इंग्लैंड को छोड़ के अब एक मुद्रा चलती है, यूरो। तो उसी तरह से एक हमारी कल्पना है कि जो दक्षिण एशिया है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और एक सार्क नाम का जो फोरम बना है उसमें अफगानिस्तान भी है। तो हम इन मुल्कों को एक दक्षिण एशिया का ऐसा इलाका बनाएं जिसमें यूरोपीय संघ की तरह हमारे बॉर्डर खुले हों, एक देश से दूसरे देश में हम जा सकें और हम एक संघ के तहत एक हों और हमारी एक क्षेत्रीय सरकार भी हो जैसे यूरोपियन यूनियन की है। और क्योंकि हमारे हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक देश में कोई घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे देश में होती है। अभी आप देखिए, जो बांग्लादेश में हिंसा हुई सांप्रदायिक, तो उसकी प्रतिक्रिया त्रिपुरा में हुई और फिर महाराष्ट्र में भी हो गई। तो ये जरूरी है कि ये एक जैसा इलाका है, एक जैसी संस्कृति है, कुछ भाषाएं हमारी साझा हैं। हिंदुस्तान की भाषा उर्दू, पंजाबी, ये सिंधी वहाँ पे बोली जाती है पाकिस्तान के अंदर, और बंगाली बोली जाती है बांग्लादेश के अंदर। श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग हैं। तो हमें ये एक कोशिश करनी चाहिए कि ये एक ऐसा इलाका बने जिसमें कि हम एक देश से दूसरे देश में, जैसे भारत और नेपाल के बीच में है, वैसी स्थिति हर एक दो देशों के बीच में बन जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी भारत, पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश भी जो अपने हथियारों पे खर्च करते हैं, जो अपने सेना पे खर्च करते हैं, वो हमें उतना नहीं करना पड़ेगा। कम से कम भारत और पाकिस्तान ने जो परमाणु हथियार बना रखे हैं एक दूसरे के लिए, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बल्कि परमाणु हथियार मुक्त दक्षिण एशिया को लेके एक बार मैं एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा था, जिसमें 2 पाकिस्तानी साथी थे और 2 हिंदुस्तान से लोग थे। और हम लोग श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों में गए थे इस बात को लेके कि एक दक्षिण एशिया ऐसा बनाया जाए जो परमाणु हथियारों से मुक्त हो। तो हमारा हथियारों पर होने वाला खर्च बचेगा। हम उस पैसे को अपने देश की गरीब जनता के ऊपर खर्च कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बांग्लादेश है, जो जिसे सेना पे, हथियार पे बहुत कम खर्च करना पड़ता है भारत और पाकिस्तान की तुलना में। और हम देखें तो वहाँ के जो विकास के मानक हैं
वो भारत और पाकिस्तान से बेहतर हो गए। वहां पे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, रोजगार की स्थिति और जो भौतिक सुविधाएं हैं जैसे शौचालय की उपलब्धता आदि, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बेहतर है वहां के लोगों की स्थिति। तो जाहिर है कि अगर हमारी प्राथमिकता लोगों का विकास होगा तो हम अगर हथियारों पे खर्च करना कम करेंगे तो हम उस पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे लोगों के विकास पे, और सही अर्थों में लोगों का विकास होगा। उस तरह का विकास नहीं होगा जिसमें भौतिक चमक दमक तो दिखाई पड़े, हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा हो, लेकिन देश में दूसरी तरफ भुखमरी की भी हालत हो और आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हों, आधी महिलाएं खून की कमी के शिकार हों, जैसा अभी भारत में है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आज नहीं तो कल हम एक ऐसे दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ें, ऐसे दक्षिण एशिया संघ की तरफ बढ़ें जिसमें हमारी सीमाओं पे सेना ना हो और एक देश से दूसरे देश में जाने में कोई रोक टोक ना हो। इससे सबको फायदा होगा, इस पूरे इलाके को फायदा होगा। आतंकवादी घटना जो भारत पाकिस्तान में घटती आ रही है, तो आपको नहीं लगता अगर बॉर्डरलेस किया जाए तो दोनों देशों में आतंकवाद की समस्या बढ़ेगी? देखिए, आतंकवादी घटनाएं तो घटती ही हैं। हाँ, पाकिस्तान में ज्यादा घटती हैं, वहां पे आतंकवादी संगठनों का वर्चस्व है। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान भी एक हो जाते हैं तो फिर जो पुलिस और सेना की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और शायद हमें इन संगठनों पे नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलेगा, जो अभी पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, वहां के जो आतंकवादी संगठन हैं, जो हथियार रखते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करने में विश्वास करते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और उसामा बिन लादेन जैसा बड़ा आतंकवादी भी पाकिस्तान में शरण पा लेता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार की अमेरिका की सरकार से दोस्ती है। अमेरिका को जब तालिबान से बात करनी होती है तो वो पाकिस्तान की सरकार की मदद लेती है। तो सरकारें एक दूसरे के मित्र, लेकिन जब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अगर उसको कहीं पनाह लेनी होती है तो वो पाकिस्तान में लेता है, क्योंकि वहां पे ऐसा माहौल है कि आतंकी संगठनों का एक वर्चस्व है। तो इस वर्चस्व को भी अगर तोड़ना है तो उसमें भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरकारें अगर मिलकर काम करेंगी, उनकी सेना और पुलिस मिलकर काम करेंगी, तो वो ज्यादा आसान होगा। ये बात पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए और ये बात हिंदुस्तान को भी समझनी चाहिए। तो दोनों देशों के हित में है, नहीं तो आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, हिंदुस्तान में भी लोग मारे जाते रहेंगे और पाकिस्तान में तो यहां से ज्यादा लोग मारे गए हैं और मारे जाते रहेंगे। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास और हाल की परिस्थिति को देखते हुए इन देशों की कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट बन सकती है? अगर बन सकती है तो इसके लिए क्या करना होगा? सार्क की कोई भूमिका इसमें बन सकती है? इस मुद्दों को लेकर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, उसके लिए सबसे पहला कदम तो ये उठाना पड़ेगा कि जो सार्क फोरम है, जो अभी एक तरीके से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की सहमति नहीं हो पाती है उस बैठक को करने में। जब पाकिस्तान पहल लेता है तो भारत उसमें शामिल नहीं होता है, जब भारत पहल लेता है तो पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होता है। अभी आप देखिए, अफगानिस्तान को लेकर जो बैठक हुई दिल्ली में, सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की, मतलब इस इलाके के जो मुल्क हैं, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग शामिल नहीं हुए, चीन उसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये अभी ये देश एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ में मिल के बैठ के बात करेंगे और सार्क के फोरम को अगर जिंदा किया जाएगा तो वो एक मंच हो सकता है जहां पे कि बातचीत करके और एक संयुक्त दक्षिण एशिया की संसद का गठन हो, जिसमें सभी मुल्कों से और हर एक मुल्क के सभी इलाकों से लोग उसमें शामिल रहें, जहां पे हर एक क्षेत्र की बात खुल के हो सके और उनका समाधान निकाला जा सके
और अगर हम अपनी सीमाएं खोल देते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये जैसे कश्मीर की समस्या है जो भारत पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा कांटा है जिसकी वजह से हमारी आपसी दुश्मनी जो है वो खत्म नहीं हो पा रही है। तो ये रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर कश्मीर से भी लोग हिंदुस्तान भी आ सकेंगे, पाकिस्तान भी जा सकेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग कश्मीर जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के जो दो हिस्से हो गए हैं, एक भारत के पास है, एक पाकिस्तान के पास है, उसमें से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लोग आसानी से आ जा सकेंगे। तो फिर इतना कोई वो मसला नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी सुलझ जाएंगी, जो हमारी खास करके जो जमीन के विवाद हैं, भारत का नेपाल के साथ भी कुछ जमीन को लेकर विवाद है, तो वो भी खत्म हो जाएगा जब हमारी सीमाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी, जब हमारी सेनाओं को सीमा की सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी और हमारी सीमाएं उसी तरह से हो जाएंगी जैसे दो राज्यों के बीच की सीमा होती है या दो जिलों के बीच की सीमा होती है। तो इसके लिए हमको एक अभियान चलाना होगा। वो अभियान हम चला भी रहे हैं। भारत से पाकिस्तान की एक लंबी यात्रा हुई थी 2005 में दिल्ली से मुल्तान की, और उसके बाद अहमदाबाद से नडाबेट की यात्रा 2018 में की गई। और मिलना जुलना तो कई बार हुआ, पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान गए। इसी तरह से बांग्लादेश और भारत के बीच में भी लगातार प्रयास चलते रहे हैं। एक भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मंच भी है जिसमें तीनों देश के लोग आपस में मिलते हैं। तो ये प्रक्रियाएं अगर चलती रहेंगी, लोगों के बीच में बातचीत होती रहेगी, एक देश से दूसरे देश में यात्राएं निकलती रहेंगी, एक देश से दूसरे देश जाने का मौका न भी मिले तो जैसे 2018 में हमने अहमदाबाद से नडाबेट की यात्रा निकाली भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और दोस्ती के लिए, इसी तरह से भारत से लेकर बांग्लादेश की यात्रा अगर निकाली जाए, वहां के लोग यहाँ की यात्रा निकालें, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आने की कोशिश करें। तो अगर इस तरह का एक अभियान चले जो एक जन आंदोलन बन जाए और जनता ये मांग करने लगे कि अब हमें इस दुश्मनी से हमें निजात पाना है, क्योंकि हमारा बहुत भौतिक संसाधन और हमारी मानसिक ऊर्जा और हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है अपने लोगों की जानें देके। अगर लोग ये बात कहने लगेंगे तो हमारी सरकारों को भी फिर सोचना पड़ेगा और वो भी फिर एक ऐसी पहल कर सकती हैं जिसमें कि ये पूरा इलाका एक हो जाए, एक संघ के तहत हो जाए और हमारी एक संयुक्त संसद बन जाए जिसमें हर एक मुल्क के और हर एक क्षेत्र के लोग शामिल हों। आप पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बीच में आपने कभी पीपल्स पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा अभी कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन एक पीपल्स सार्क जरूर बनाया गया है। और जैसा कि अब होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो लोग भी वहां इकट्ठा होते हैं और बाहर या तो विरोध प्रदर्शन करते हैं या अपनी बैठकें करते हैं। तो पीपल्स सार्क नाम का फोरम जरूर है जिसपे इन मुल्कों के लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों के नजरिए से जो बात सही है उस बात को कहते हैं। तो ये लोगों के बीच में लगातार इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, और उसमें एक दूसरे को हम सम्मान देते हुए और बराबरी का स्थान देते हुए हम उनकी बात को जगह देते हैं। अभी यह संगठन मौजूद है क्या और काम कर रहा है? आपने इसके लिए किसको और कहां पर संपर्क किया था? हाँ, पीपल्स सार्क है, लेकिन दिक्कत यह हो गई है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आना जाना मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकारें वीजे नहीं दे रही हैं। मैंने नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से 2 बार प्रयास किया। एक बार यह प्रयास किया कि पाकिस्तान लेबर पार्टी का एक 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत आए, उसकी लिस्ट मैंने भारत सरकार को दी। और दूसरी बार अभी हमने कोशिश की इसी साल कि एक 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाए, और हमने लिस्ट उसकी पाकिस्तान में भी दी गई हमारी वहाँ की साथी जो हैं उनके माध्यम से, और हिंदुस्तान में भी हमने अपनी सरकार को कहा कि हम इस तरह की एक यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और सरकारें इस समय
लोगों को मिलने जुलने नहीं दे रही हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। आपने पीएमओ का संपर्क नहीं किया? नहीं, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा था, विदेश मंत्रालय को भेजा था, गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आप लगातार भारत पाकिस्तान मैत्री की बात कर रहे हैं, यह बात कहां तक पहुंची है? क्या ऐसी पहल पाकिस्तान में भी हो रही है? जी जी, पाकिस्तान में भी दोस्त हैं जो इस बात को उठाते हैं और लाहौर में लोग हैं, कराची में लोग हैं, इस्लामाबाद में लोग हैं और दूसरी जगहों पे भी हैं। 2005 में जब हमने दिल्ली से मुल्तान की यात्रा निकाली थी तो मुल्तान में हमारी यात्रा का स्वागत जो बहाउद्दीन ज़करिया मज़ार के सज्जादा नशी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उस यात्रा का स्वागत किया था और ये कहा था एक पब्लिक स्पीच में कि जिस तरह से भारत और जिस तरह से दो जर्मनी एक हो गए, उसी तरह से एक दिन जरूर आएगा जब भारत और पाकिस्तान एक होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं और बल्कि मैं आपको बताऊं, हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तान के लोगों में पाकिस्तान से दोस्ती और शांति की जितनी चाहत है उससे ज्यादा चाहत पाकिस्तान के लोगों में है, ये देखी गई है। और ये सीधी बात इस बात से समझी जा सकती है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक लोकतंत्र है, यहाँ लोगों को ज्यादा आज़ादी है। पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं है, लोगों को काफ़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत से आना जाना हो। पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं जो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच ज़्यादा क्रिकेट के संबंध हो, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं। पाकिस्तान के बच्चे यहाँ आके पढ़ सकें, हम पाकिस्तान के बाज़ार से चीज़ों को खरीद सकें और बहुत सारे रोगी हैं जो हिंदुस्तान में बेहतर चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। तो अगर ये बॉर्डर खुलेंगे तो दोनों देशों को फायदा होगा, उनके लोगों को फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा। अगर किसी को अमृतसर से अगर अंतर्राष्ट्रीय जहाज पकड़ना होगा तो वो दिल्ली आने के बजाय लाहौर जाएगा। किसी को पाकिस्तान में अगर मारुति कार खरीदनी पड़ेगी तो वो सीधे जापान से जो आई कार है जो ज़्यादा महंगी मिलती है सुजुकी, उसके बदले वो हिंदुस्तान से मारुति खरीद सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे होंगे अगर हमारी सीमाएं खुल जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी दिन हमारी सरकारों को ये बात समझ में आएगी और निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर ये चाहत है, हिंदुस्तान के लोगों से ज्यादा चाहत है। फ्रांस, अमेरिका, रशिया जैसे देश भारत पाकिस्तान को एक होने नहीं देंगे क्योंकि ऐसे देश सिर्फ हथियार बेचते हैं। उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, या यूं कहिए ये हथियार के बिजनेस पे निर्भर है। भारत पाकिस्तान इन देशों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते हैं। वह दोनों देशों के बीच में दुश्मनी से ही उनका बिजनेस चलता है, तो यह कभी नहीं चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में शांति बनी रहे। मेरा यह कहना है कि देखिए, हर एक देश अपना हित ध्यान रख के अपनी नीतियां तय करता है और हम बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो बड़े देशों को पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को एक बार आपस में बात करके साथ बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी दुश्मनी हमारे लिए ज्यादा महंगी पड़ रही है और अगर हम दोस्ती करेंगे तो इससे हमारे दोनों मुल्कों को फायदा होगा और फिर इसमें किसी तीसरे देश को बीच में नहीं आने देना चाहिए। हिंदुस्तान तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो समस्या है ये दो देशों की समस्या है और हम दो मिलके इसका समाधान निकालेंगे, तो उसको समाधान निकालना चाहिए। और अमेरिका ने जब भी पेशकश की है पहल करने की दो देशों के बीच के संबंध को सुलझाने की, तो हिंदुस्तान ने उसे नकारा है। तो अगर हिंदुस्तान नकारता है किसी तीसरी देश के पहल को, तो उसे फिर गंभीरता से पाकिस्तान के साथ बात करके
और इस मसले को सुलझाना चाहिए। देखिए, हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान से भारत की भूमि पे आतंकवाद प्रायोजित होता रहेगा, और अभी तक इन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है तो भारत को पाकिस्तान से बात करने की जरूरत महसूस हो रही है, और भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बुलाया बैठक के लिए, और पाकिस्तान ने मना कर दिया। जबकि इमरान खान की सरकार बनने के बाद इमरान खान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ती हो, हम शांति स्थापित करें, क्योंकि इमरान खान के भारत में बहुत मित्र हैं और वो चाहते थे कि शांति की प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन तब हमारे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि उसका सार्वजनिक बयान है कि भारत और पाकिस्तान एक दिन एक होंगे जरूर। और ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ही देन है कि करतारपुर साहिब का गलियारा खुला है, और हमारे सिख भाई बहनों को ये मौका मिला है कि वो बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान के अंदर जाके और करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह के और रास्ते खोलने चाहिए। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं एक दूसरी तरफ, भाई पाकिस्तान ने एक गलियारा खोला तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो एक देश जो करता है दूसरा देश भी वैसे ही करता है, चाहे अच्छा या बुरा। तो अगर पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम उठाया है तो भारत को भी पाकिस्तान के लोगों के लिए अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसका रास्ता खोलना चाहिए। एक गलियारा बना दे वो अजमेर तक, और वहां से पाकिस्तान के लोगों को आने दे। तो अगर इस तरह से हम एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के लिए रास्ता खोलना शुरू करें, फिर व्यापार के रास्ते खोलें, और फिर एक दिन आम लोगों के लिए जब स्थिति अनुकूल हो जाए तो पूरी सीमा खोल दें, तो ये दोनों देशों के लिए बहुत बेहतर होगा। राम मनोहर लोहिया ने भी भारत पाकिस्तान महासंघ बने ऐसी बात कही थी। आप इसको लेकर भारत पाकिस्तान की सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, भारत पाकिस्तान की महासंघ की बात की थी, लेकिन लोहिया और जयप्रकाश ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि ये देशों के आपसी विवाद खत्म हो और लड़ाइयाँ खत्म हो, दोस्ती स्थापित हो, शांति स्थापित हो, चाहे वो दो देशों के बीच की बात हो या देश के अंदर कश्मीर या नागालैंड की बात हो। उन्होंने हमेशा शांति के प्रयास किए हैं। तो उनकी कल्पना में एक ऐसी दुनिया थी जिसमें हथियारों का, लोहिया ने तो खास करके हथियारों के खिलाफ बात की है कि लोकतंत्र और हिंसा का कोई तालमेल नहीं है। लोकतंत्र में शांति ही होनी चाहिए, न तो एक देश को दूसरे देश से लड़ना चाहिए और न देश के अंदर सरकार को पुलिस का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए करना चाहिए। ये डॉक्टर लोहिया इस माने में बहुत स्पष्ट है, और जयप्रकाश भी इस बात को मानते थे। आपकी भारत पाकिस्तान मैत्री यात्रा पिछले 2 सालों के दौरान यानी कोरोना को लेकर नहीं हो पा रही है। भूज से लेकर खावड़ा की यात्रा आपकी प्रस्तावित है, उसको लेकर आप भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, एक यात्रा हमने 2018 में की थी अहमदाबाद से नडा बेट, लेकिन दुर्भाग्य से नडा बेट के पार कोई रास्ता नहीं है। मतलब भारत में तो सड़क गई है सीमा तक, लेकिन सीमा के पार कोई रास्ता नहीं है जहां आने जाने का मार्ग बन सके। बनाना चाहे तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक मार्ग है कच्छ में जहां पहले आना जाना होता था। और हमारा कहना है कि बहुत सारे गुजरात के मछुआरे जो पाकिस्तान में पकड़ लिए जाते हैं, अभी आपने देखा कि एक मछुआरा हमारा मारा भी गया जब पाकिस्तान के जो नौसेना के जो सिपाही हैं उन्होंने गोली चलाई। लेकिन फिर पाकिस्तान ने हमारे कुछ मछुआरों को अभी छोड़ा भी है कुछ दिन पहले, और पाकिस्तान के मछुआरे हमारी जेलों में बंद हैं। और होता यह है कि जब ये मछुआरे छोड़े जाते हैं तो अगर कोई गुजरात का मछुआरा कराची की जेल में बंद है और अगर वो छोड़ा जाता है तो उसको 2000 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर लगा के उसको गुजरात आना पड़ता है, क्योंकि वो पहले लाहौर जाता है, फिर वाघा बॉर्डर पार करता है, फिर अमृतसर दिल्ली वगैरह होते हुए आता है गुजरात। और ये बहुत परेशानी की वजह बनती है।
इसी तरह से यहां से अगर कोई छोड़ा गया तो उसको भी लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। तो गुजरात से पाकिस्तान का एक रास्ता खुलना चाहिए, ताकि न सिर्फ वो मछुआरे जो एक दूसरे की जेलों में बंद हो जाते हैं छूटने पे आसानी से जा सकें, उनके रिश्तेदार अगर आके मिलना चाहे जेलों में तो वो वीजा लेके आके मिल सकें। और हमने ये भी मांग की थी 2018 में कि जैसे दिल्ली और लाहौर के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस सेवा शुरू की थी, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से कराची की एक बस सेवा शुरू करनी चाहिए, ताकि इस इलाके के लोग, सिंध और गुजरात के लोग एक दूसरे से आसानी से मिल सकें। इसको लेके एक यात्रा हमारी प्रस्तावित है, जो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी इस यात्रा को जरूर निकाला जाएगा। और ठीक एक ऐसी ही यात्रा बांग्लादेश में भी ले जाई जाएगी, इस बात के लिए कि इस पूरे इलाके को एक किया जाए और मुल्क रहे अलग अलग, उनकी सरकारें रहें, लेकिन एक यूरोपीय संघ की तरह एक दक्षिण एशिया संघ बनाया जाए और एक यहां संयुक्त सरकार का गठन हो। और हम चाहते हैं कि जब हमारी ये यात्राएं निकले भारत और पाकिस्तान के लिए, तो हमारी सीमाओं पे जो लोग हैं वो सीमा पे पहुंचे, भारत पाकिस्तान की, भारत बांग्लादेश की, दोनों तरफ से, और गुजरात के लोग पहुंचे सिंध की सीमा पे, सिंध के लोग पहुंचे गुजरात की सीमा पे, और एक दूसरे को समर्थन दें कि इन सीमाओं को खोला जाए। ऐसा हमने एक बार किया था जब राजस्थान में मुनाबाओ तक हम गए थे, और उधर से भी लोग आए थे और हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी थी हाथ हिला के। तो इसी तरह से अगर सीमा के दोनों तरफ लोग इकट्ठे होते हैं एक दिन और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो इसका एक संदेश ये जाएगा हमारी तीनों मुल्कों की सरकारों को कि लोग एक होना चाहते हैं, लोग एक होना चाहते हैं, और अब समय आ गया है कि सरकारों को इन सीमाओं को खोल देना चाहिए। ये थे संदीप पांडे व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में। यहीं तक ही, अगले प्रोग्राम में कोई नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दर्शक मित्रों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।